नमस्ते। आइए आज सुनते हैं उर्मिला शुक्ल द्वारा लिखी कहानी तिरिया जन्म। उसके हाथ थपकियां दे रहे थे, मगर मन भटक रहा था। आज गहरे तक आंदोलित हो उठी थी वह। सभ्यता के नित नए सोपान गढ़ते समाज के इस रूप ने तो उसे झकझोर ही दिया था। विचारों के साथ कभी थपकियां तेज हो उठती तो कभी धीमी। इससे तो शायद पहले जन्म ही अच्छा था। धर्म की ढाल मनुष्य को मनुष्य तो बनाए रखती थी, मगर आज आज तो सिर्फ विज्ञान है जिसकी ओट में सारे अत्याचार सदाचार हो गए हैं। विचारों के भंवर में डूबकर बहुत दूर निकल गई थी वह। एकाएक मुन्नी के सिसकने से वह वापस अपनी दुनिया में लौटी तो उसने देखा नींद में भी उसके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं बरकरार थी। थपकियों के साथ वह दर्द की इबारत पढ़ रही थी। दर्द जिसकी परिभाषा से तो नन्हा सा मन अभी अछूता था, मगर उसकी पीड़ा भोगने को विवश था। कैसी है ये विवशता? लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है। शायद बदला भी है, तभी तो शोषण ने ऐसे ऐसे रूप धरे हैं कि कुछ भारी भरकम शब्दों के बवंडर जरूर आए, मगर उनसे क्या मिला? हाँ, नारी स्वयं इस नारी मुक्ति की अगुआ बन बैठी है। इस स्वतंत्रता के पीछे छिपे भोगवाद को वह चाहकर भी समझना नहीं चाहती। इस न समझने के बहाने क्या वह अपना पिछला सब भूल जाना चाहती है? मगर अतीत को भूलकर सिर्फ वर्तमान में जीना क्या संभव है? नहीं। अतीत की नींव पर ही वर्तमान की इमारत खड़ी होती है। उसके मन ने इसकी आहट पाली थी। शायद इसीलिए ऐसी मुक्ति की चाह ने उसे कभी नहीं घेरा था और समाज की सारी व्यवस्थाओं को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। उसने बांट दिया था अपने आप को अनेक अनेक टुकड़ों में। मम्मी, पापा और सुधीर सबके हिस्से थे, उसके भीतर नहीं था तो अपना कोई हिस्सा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सारे टुकड़ों से परे भी कुछ है, अपना निज भी होता है। उसने जाना ही न था। फिर भी मगर आज वह महसूस कर रही थी कि अपना निजत्व कितना कितना जरूरी है। वह देख रही थी अपने भीतर अपने टुकड़ों को। अनेक टुकड़े थे उसके। कोई एक टुकड़ा बेटी था तो कोई एक बहन। एक टुकड़े में वह शायद पत्नी थी। शायद इस शब्द का प्रयोग ही सार्थक है। फिर भी कोई इंसान एक साथ इतने टुकड़ों में कैसे बटा, यह जानने की फुर्सत किसे थी? यूं वह इंसान थी भी कहां? समाज औरत को इंसान मानता ही कब है? उसके मापदंडों पर तो औरत या तो देवी है या फिर उल्टा। बीच का कोई मार्ग ही नहीं है। उसके लिए बीच का साधारण राह पर तो इंसान चलते हैं। दृश्य आते जाते बनते बिगड़ते रहते हैं। इन्हीं दृश्यों के बीच उभर आया बचपन। खिलौनों का अंबार, तरह तरह के रसोई के साजो सामान और सुंदर नाजुक गुड़िया। गुड़िया से खेलते मन में हर पल उतरती जा रही थी गुड़िया। और आशा, आकांक्षा से परे वह निर्जीव गुड़िया उसमें कब बैठ गई थी, वह कहाँ जान पाई थी भला? हाँ, एक बार विरोध किया था शायद। भैया के हवाई जहाज को लेकर मचल उठी थी वह, मगर बड़ी खूबसूरती से माँ ने मना कर दिया था उसे। और फिर उसकी नजर में गुड़िया हवाई जहाज से ज्यादा खूबसूरत हो उठी थी। सीमाएं ऐसे ही बंधती हैं और उसके भीतर बैठी गुड़िया ने अपने को बांध लिया था, उन सीमाओं में बांट लिया था। और अपने आप को बांटकर फिर विभाजन का एक लंबा सिलसिला बन गया था उसका जीवन। पहला विभाजन मम्मी पापा के बीच। मम्मी की चाहत घरेलू लड़की सर्वगुण संपन्न जो आगे चलकर दोनों कुल को रोशन बनाए। और पापा पापा उसे कुशल वकील बनाना चाहते थे। बुद्धि कौशल में पारंगत और परस्पर विरोधी धाराओं में डोल रही थी वह। जिधर लहर तेज होती वह उधर ही बह जाती। विपरीत धारा के चपेड़े झेलते रहना उसे। फिर भी पापा की इच्छा उसने पूरी की। आज वह एलएलबी डिग्रीधारी है। साथ ही मम्मी की कसौटी पर भी कसा अपने आप को। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, फिर कुछ भी हो, जो रह ही गया था। पूरी कोशिश के बाद भी कुछ था जो उसमें समा नहीं पाया था। क्या वह भी कहाँ जान पाई थी? और जब जाना, लहर और भी तेज हो उठती और उनमें डोलती वह लड़ रही थी अपने आप से। एक विकराल लहर आई और अपने साथ ले गई पीछे, बहुत पीछे। उसके भीतर सुधीर का जो हिस्सा था
उसके लिए शायद पर्याप्त नहीं था वह। उसे पत्नी के रूप में चाहिए थी फिल्मी नायिका जो परेशानियों में भी मुस्कान परोसती रहे, और उसकी ये अपेक्षाएं नई भी तो नहीं थी। सदियों पुराने धर्म ग्रंथों ने भी तो यही व्यवस्था की थी। भोजन से लेकर शैया तक की भूमिका निर्धारित कर दी गई थी उसके लिए। मगर पुरुष, उसकी भी भूमिका तय है, और वह अपनी भूमिका के प्रति सजग भी है। तभी तो उसके स्वामित्व पर आंच तक नहीं आई है। देखें, सुने और भोगे हुए अनेक दृश्य उभर आए। ऐसा एक तरफा विधान आंखों में मनु उतर आए थे। फिर चेहरे बदलने लगे। राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, एक के बाद एक चेहरे आते रहे, और अब वहां सुधीर का चेहरा था। मर्यादा, धर्म, न्याय तथा कथित सभ्यता के सारे प्रतिनिधि मौजूद थे वहां। युगों का अंतराल था, मगर स्थितियां बिल्कुल वही। हाँ, मुखौटे जरूर बदल गए थे। आंखों में उतर आई थी वही शाम। ममता और स्नेह से लबालब भरी थी वह शाम। इंतजार के वे बेकरार पल आंखों में मचल रहे थे। कितना सुखद सा सब, बिल्कुल स्वप्न लोक सा। एक ऊष्मा मन की गहराइयों से उठी थी, जिसे सुधीर तक पहुंचाने के लिए आकुल थी वह। और फिर इंतजार खत्म हुआ। सुधीर के आते ही उसने अपनी सारी ऊष्मा सुधीर में रोंप दी थी। क्षण भर को लगा कि अब दोनों तक ही धरातल पर हैं। मगर शाम में रात की कालिमा उतर आई थी। तुम डॉक्टर कुलकर्णी से और भी सारी चेकअप करा लो। अरे, ऐसे क्या देख रही हो? भाई, मैं चाहता हूं तुम सोनोग्राफी करवा लो। जब विज्ञान ने सुविधा दी है तब रिस्क क्यों लिया जाए? मैं लड़की का रिस्क नहीं चाहता। कहते हुए उसका चेहरा ऐसे सपाट था जैसे वह बात उनसे नहीं किसी और से संबंध रखती हो। इन बातों का अर्थ न समझे ऐसी मूर्ख तो वह नहीं थी। पहली बार समझ उसके भीतर तक उतरती चली गई। तथा कथित सभ्य समाज के इस रूप ने उसे भीतर तक आहत कर दिया था। वह अनु, जो आज तक व्यवस्था को मुस्कुराकर स्वीकारती आई थी, आज पल भर को कहीं और चली गई थी, और उसके स्थान पर उगाई थी एक नई अनु, सब कुछ उलट पुलट कर देने को आतुर। अब तक की दबी चिंगारियां आज लौ में बदलने को व्याकुल थी। मगर पुरानी अनु ने संभाला था उसे। एक अजन्मे जीवन को समाप्त करने के लिए वो तैयार नहीं थी, मगर विद्रोह के लिए जो आलंबन चाहिए था वह कहाँ था उसके पास? कहने को तो सभी थे, अपने नितांत अपने, मगर वह अपना कल देख रही थी। एकाएक नितांत अकेली जाएगी वह। उसके अपने ही विरोधी हो जाएंगे, यह बात जानती थी वह। अकेले चारों तरफ वार झेलने के लिए जो सब कुछ चाहिए था वह कहाँ था उसमें? कोई बात नहीं, अनु विद्रोह नहीं करेगी, मगर और अपने विद्रोह को झूठ का जामा पहनाकर पहला कदम बढ़ा दिया था उसने। बाहर सब कुछ वैसा ही रहा, बिल्कुल शांत, पहले की तरह। आज पहली बार उसने अपने लिए दी गई व्यवस्था का विरोध किया था, शब्द रहित खामोश विरोध। अब सुधीर बेहद प्रसन्न थे, और बेटे का पिता बनने का गर्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अब वे एक अच्छे पति की भूमिका में थे। अपनी अमानत की सुरक्षा के प्रति सजग। मुन्नी के जन्म के 24 घंटे बाद सुधीर से साक्षात्कार हुआ था, और उसने देखी थी सुधीर की तिरस्कार और घृणा से लबालब आंखें। मगर लोगों ने देखा उन्हीं आंखों में तिरती मोहक मुस्कानें और होठों पर मचलते जुमले जो बेटी के जन्म पर उछाले जाते हैं, बल्कि औरों से ज्यादा स्नेहिल जुमले, बिल्कुल छायावादी कविता की तरह कोमल और स्वप्निल। चासनी से पगे शब्दों ने पल भर तो उसे भी भ्रमित कर दिया। उसे भी लगा था कि व्यर्थ ही वह सुधीर के विषय में गलत सोच रही थी। शायद उसके मन की आशंका ने ही कुछ गलत देख लिया था। मगर लोगों के हटते ही फिर वही सब। एक गुलाम अपना और अपनी नस्ल का निर्णय स्वयं ले। स्वामी का भला बर्दाश्त होना कैसे? घर लौटने पर सारी रस्में पूरी हुई जो आमतौर पर हुआ करती हैं। पार्टी तो इतनी जोरदार थी कि लोग आज भी याद करते हैं, मगर इन सब के बीच कांटे चुभते रहे। मुन्नी सुधीर के स्वामित्व के लिए चुनौती थी, और वह जानती थी कि अब राह आसान नहीं है, राह में कांटे ही कांटे उगाए हैं। मगर यह चुनाव उसका अपना था, सो वह चलती रही, हर संभव कांटे बीनती रही। मगर कांटे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, निरंतर। फिर भी वह चल रही थी। सुधीर के लिए अब उसके वजूद एक मशीन से ज्यादा कुछ न था। जब चाहा स्विच ऑन, वह उसमें आंधी सा प्रवेश करता
और तूफान सा लौट जाता, सब कुछ उजाड़ कर मन आहत होता, मगर वह पत्नी थी और पत्नी धर्म निभाना उसका कर्तव्य था। सो अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी वह। समय के साथ सुधीर और कंटीले हो चले थे, बात बात में उलझते, मगर उसने खामोशी को ढाल बना लिया था। उसे विश्वास था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर उसकी खामोशी उन्हें और भी आक्रामक और संवेदन शून्य बनाती ही चली गई। समय कुछ और बढ़ चला था। मुन्नी की किलकारियां पूरे घर में गूंजती, मगर एक कोना अब भी ऐसा था जहां उसकी पहुंच न थी। उस कोने को लेकर अनु अक्सर व्याकुल हो उठती थी। ऐसा व्यवहार उसकी कल्पना से परे था, मगर सब प्रत्यक्ष था उसके अपने जीवन में। फिर भी आशा का दामन थामे वे आगे बढ़ रही थी, कदम दर कदम। मगर आज की घटना ने तो उसके हाथ से आशा का दामन भी छटक लिया था। आज के यथार्थ को उसकी आशा भी थाम न सकी। उसकी आशा धूल धूसरित हो गई थी आज, और चारों ओर था भयंकर तूफान, और उसमें तिनके सी डोल रही थी वह। क्या करे, दूर दूर तक कोई सहारा न था। पीड़ा और अवसाद के बीच आज की सुबह आंखों में फिर उभर आए थे। सुधीर को नाश्ता देकर वह रसोई घर में व्यस्त थी। आज आया छुट्टी पर थी, सो जल्दी जल्दी काम से निपटना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से मुन्नी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। जरा देर हुई नहीं कि रो रो कर बेहाल हो जाती थी। तभी झन्न की आवाज, और रसोई के फर्श पर दूध ही दूध नजर आने लगा। म्याऊं। खिड़की पर बैठी बिल्ली शायद उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में थी, और अनु की सारी कोशिशें नाकाम हुई थी इसी झनाके के साथ। मुन्नी जाग गई थी। अब तक बिखरते दूध की चिंता में उसके कानों में आवाज पहुंच गई थी, मगर वह चाह रही थी कि रसोई का बिखरापन समेट ले। तभी सुधीर की आवाज ने दखल दी। अनु, मेरी टाई कहाँ है? इस घर में तो कोई चीज ठीक जगह पर नहीं मिलती। उसने कपड़ों के साथ टाई भी निकाली थी, शायद जल्दी में रह गई हो। सुधीर की अवहेलना के परिणाम से वह गाफिल न थी। भागकर कमरे में पहुंची। सारे कमरे में कपड़े ही कपड़े। पल भर को मन किया कि वह भी बुक्का फाड़ कर रो पड़े, मगर किसके सामने? सो टाई ढूंढने लगी। तभी धम्म की आवाज से कमरा भर उठा, और पल भर को सब निस्तब्ध हो गए। फिर मुन्नी की लंबी चीख उभर कर फैल गई कमरे में। मुन्नी सुधीर के पैरों के पास पड़ी थी। भय और पीड़ा से चेहरा जर्द हो गया था, मगर सुधीर निरपेक्ष खड़े थे और अपनी टाई का इंतजार कर रहे थे। उसने दौड़कर मुन्नी को उठाया। उसकी सांस खिंच आई थी, और इसी क्षण सुधीर से आंख मिलते ही अब तक संचित राख में दबी चिंगारियां भभक उठी थी, जिसकी लपट ने पल भर सुधीर को घेरा जरूर, मगर अहंकार ने उसे ठेल दिया था, और ब्रीफकेस उठाकर वह चले गए थे गैरेज की ओर। और वह कठुआई सी देख रही थी उसे। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? उसने तो सोचा भी न था। फिर सुधीर तो पिता थे, मुन्नी के जन्मदाता। हाथ मुन्नी की पीड़ा सहला रहे थे, मगर मन में तूफान, और उसमें तैरती लंबी लंबी परछाइयां। कार के स्टार्ट होने के साथ ही वह सजग हुई। सुधीर जा चुके थे। मुन्नी देर तक हिचकियां भरती रही, फिर सहज हो पाई। मगर अनु आज सहज न थी। उसने सुधीर से झूठ बोलने की गलती की थी, मगर इसकी सजा मुन्नी को क्यों? फिर उसने गलती भी क्या की? यह कि एक जीव हत्या में उसने उसका साथ नहीं दिया। हाँ, यही उसका अपराध था। वह भूल गई थी कि उसने देखा मुन्नी नींद में भी भय और पीड़ा से मुक्त नहीं हुई थी। उसका मन कराह रहा था, आंख छलछला आई थी। इस नन्ही जान का क्या दोष है भला? यही कि उसने स्त्री जन्म पाया है। क्या स्त्रियां सिर्फ पीड़ा सहने के लिए हैं? यही उसकी नियति है। हाँ, युगों युगों से यही तो होता चला आया है। पीड़ा ने ही आकार ग्रहण किया, और लोगों ने उसे नारी का नाम दे दिया। उसका मन बहुत पीछे चला गया। बचपन में नानी गाया करती थी, तेरिया जन्म झनी दे हो विधाता, तेरिया जन्म झनी दे, तेरिया जन्म कांटों की सेजिया, सोवत चुभ चुभ जाए हो विधाता। बचपन में वह कहाँ समझ पाई थी कि इस गति के साथ नानी की आंखें क्यों भर आती हैं। मगर आज इस पीड़ा में गोते लगा रही है वह। आंसू ढलक रहे हैं, मन भीगता रहा और दर्द गहराता रहा। यह कैसी पीड़ा है जिसका स्रोत आज तक नहीं सूखा? क्या कभी नहीं सूखेगा यह? सोच ने नया मोड़ लिया। उसकी बेटी ने भी तो तेरिया जन्म पाया है, तो क्या उसकी लाडली भी सारा जीवन यूं ही पीड़ाओं में जिएगी? जीवन भर सजा पाएगी? वह भी उस गलती की जो उसने नहीं की।
नहीं, उसके जीवन से कांटों को निकाल फेंकेगी वह, चाहे उसके साथ लहूलुहान क्यों ना हो जाए। वह लड़ेगी अपनी लड़ाई, अपनी बेटी की लड़ाई और अपनी आने वाली नस्ल की लड़ाई। अपनी सामर्थ्य भर लड़ेगी। मगर वह सामर्थ्य है कहाँ? मन ने ललकारा। सामर्थ्य जुटाऊंगी मैं जानती हूं कि आंधी में खड़े होने के लिए पैरों में शक्ति चाहिए। मैं भरूंगी वह शक्ति अपने कमजोर पैरों में। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई थी। वह आज पहली बार दुआ मांग रही थी, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। आज वह मांग रही थी जन्म जन्मांतर तक का तिरिया जन्म। युगों युगों से कांटे निकालने के लिए एक जन्म पर्याप्त न था, तो वह बार बार तिरिया जन्म की कामना कर रही थी। और धीरे धीरे दर्द का कोहरा छटने लगा। सुधीर देर रात क्लब से लौटे तो पाया आज स्टडी रूम की लाइट जल रही है। भीतर झांका, वहीं उनके टेबल के पास एक टेबल और लग गई थी। टेबल लैंप की रोशनी बहुत कुछ कह रही थी। अनु अपने कार्य क्षेत्र के लिए तैयार हो रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये उर्मिला शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी तिरिया जन्म? उम्मीद है आपके दिल के किसी कोने को तो छुआ होगा, तो कमेंट करके बताइए ना। और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का खूब सारा ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।